नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारे इस चैनल आईएएस विद हरिमोहन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीता सिंह आज आपके सामने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ और उस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में श्वसन। और इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ इसी की कंटिन्यूटी में एक टॉपिक डिस्कस करूँगी, ब्रीदिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कई बार हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होती है कि श्वसन माने सांस लेना, और बच्चों से पूछो कि श्वसन क्या होता है तो वो कहते हैं ऑक्सीजन का बॉडी में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो आज की ये क्लास आपका यही डाउट क्लियर करने के लिए है कि श्वसन सच में किसे कहते हैं। तो देखिए, ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये डायग्राम क्लियर कट डिफरेंस बताता है कि ब्रीदिंग क्या होती है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन माने सेल के अंदर रेस्पिरेशन। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपके साथ ह्यूमन डाइजेशन शेयर किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम जो भी कुछ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और जो बड़े बड़े बायोमॉलिक्यूल्स हम खाएं, वो सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं और ये स्मॉल कंपोनेंट्स फर्दर ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब करके टारगेटेड सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं, जहां वो मेटाबॉलिज्म के एक पर्टिकुलर प्रोसेस को पूरा करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड दैट वी कॉल द सोर्स ऑफ एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। और ये जो पहला वाला पोर्शन था आपका ब्रीदिंग, ठीक है, ये ब्रीदिंग हम शेयर करेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए, अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपके सामने बताऊं तो मैं ये कहूँगी कि श्वसन को दो मेन पार्ट्स में बांटा जाता है, और वो है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट। एक्सटर्नल जिसमें हम डायरेक्ट सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। एयर जो बाहर प्रेजेंट है ऑक्सीजन रिच, उसे हम बॉडी के अंदर ले जाते हैं और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर अमाउंट में प्रोड्यूस हुई है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर डिस्कार्ड करते हैं। अब ये जो आपने ऑक्सीजन ली थी, ये एक तरीके का रॉ मटेरियल है जो ग्लूकोज जो आपको डाइजेशन से मिला था उसके ब्रेकडाउन के लिए। तो सही मायने में रेस्पिरेशन से पहले दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी चाहिए। पहली बेसिक रिक्वायरमेंट थी फूड, जो हमें कहाँ से मिला, और फूड की कौन सी फॉर्म? उसके मोनोमर्स, और स्पेशली जो बायोमॉलिक्यूल रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एंटर करता है वो बायोमॉलिक्यूल है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब एंटर करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन में तो उसे चाहिए होगी ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन उसको मिलेगा ब्रीदिंग की प्रोसेस से। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर चीज़ जिसके लिए हमने रेस्पिरेशन किया था उसका नाम है एनर्जी, राइट। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने डायग्राम में बताया कि O2 अंदर जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है, ठीक है। हम रिएक्शन को बैलेंस बाद में करेंगे। हमने कहा कि ओवरऑल क्या हुआ, ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है उनके अंदर भी ये प्रोसेस चलती है, बट पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन करना है और 36 और 38 एटीपी बनाने हैं, अच्छा खासा अमाउंट अगर आपको एटीपी का बनाना है, तो फिर ग्लूकोज का कंप्लीट कंबस्चन होना चाहिए। और कंबस्चन की प्रोसेस या कंबस्चन माने दहन का मैंने अगर नाम लिया है तो दहन के बाय प्रोडक्ट, चाहे वो बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी से बाहर हो, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता है, और साथ में सराउंडिंग में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है कि ये जो श्वसन है ये कैसी क्रिया है।
एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? अब ये एंडोथर्मिक कहाँ से आ गया नया नाम, ठीक है, और एक्सोथर्मिक क्या आ गया? तो मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो एग्जैक्टली ये क्या है, ऊष्माक्षेपी माने एक्सोथर्मिक और ऊष्मा शोषी माने एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकल रही है वो ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक, एक्सो माने बाहर। ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एंडोथर्मिक है, माने उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ तो प्रोडक्ट साइड में आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो एग्जैक्टली जब प्रोडक्ट साइड में है इसका मतलब इसके बाय प्रोडक्ट क्रिएट हुई है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। गॉट इट? तो ये भी आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर के बीच में और सिंपल से तरीके से इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझ जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ मैं आपको समझाने के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो लेकर के आ ही रही हूँ, लेकिन टॉपिक के अंदर भी बहुत क्रीम मटेरियल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। इन डेप्थ मटेरियल के लिए तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, जहाँ पर हम फेस टू फेस आपके साथ डिटेल नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोटी मोटी जो चीज़ें हैं रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई वो आपके सामने दिखाई हैं और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिक क्या हो गई अब, चलो वो भी बताएंगे आपको। तो फिर मैंने बोला इट इज़ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इनेबल ऑल द लिविंग एंटिटीज टू सिंथेसाइज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन। जिंदा रहने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी जिस सीरीज़ में या जिस केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाती है। और इसे हम कोशिकीय श्वसन का नाम देते हैं। एग्जैक्टली इट इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड पार्ट ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये वर्ड आया मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हिंदी में इसको उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं। कौन सी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं। मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सारी केमिकल रिएक्शंस को एक ब्रॉड टर्म दी जाती है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म के दो बेटे हैं, वन इज कैटाबॉलिज्म एंड अनदर इज एनाबॉलिज्म। तो देखिए मीनिंग कैटाबॉलिज्म का सिंपल सा होता है ब्रेक डाउन करना। अब इसको याद रखने के लिए मैं बोलती हूँ कैटा इज इक्वल टू काटना। जो काट काट के बोलते हैं वो कौन है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। माने कैसे करते हैं ये, किसी चीज़ को, किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में काट देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको स्मॉल में तोड़ा तो रिएक्शन इज कैटाबॉलिज्म। एना आना बनाना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोला कि एना आना और बनाना माने छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके किसी बड़े प्रोडक्ट को बनाना क्या कहलाएगा, एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। तो कैटाबॉलिक क्या हुई आपके सामने, जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ करके छोटी छोटी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस की, तो वो कैसी रिएक्शन हो गई, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। इससे पहले हमने एक क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। तो वो हमने वहाँ पर बात करी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जब जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल को बनाती हैं तो वो क्या कहलाती है, एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। फ्लो चार्ट आपके साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या कह रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल टूट गए कौन सी प्रोसेस के थ्रू, कैटाबॉलिज्म के थ्रू। किस में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। स्मॉलर मॉलिक्यूल जुड़ गए कौन सी प्रोसेस के थ्रू, एनाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है। और बन गए क्या, लार्जर मॉलिक्यूल्स। इस पूरी किस किस को, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, हम मिला करके एक नाम देते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। चलिए अब मैंने आपके साथ एक और फैक्ट शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है। अभी मैंने आपको बताया कि जब श्वसन दो तरीके का, हमने सिंपल तरीके से कह दिया, एक बाहरी श्वसन एक अंतः श्वसन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कैसा है, अंतः माने कोशिकीय श्वसन है। क्या होता है ब्रीदिंग में, तो हम कहते हैं ब्रीदिंग में क्या होता है, सराउंडिंग से आप क्या लेते हो, एयर लेते हो और सराउंडिंग में एयर छोड़ते हो। बस उस एयर में एक पर्टिकुलर गैस का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है।
ओके, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है आपके सामने। दिस इज़ फॉर ब्रीदिंग, राइट। ये जो है ये ब्रीदिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है इधर, और इधर जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके बारे में है, रेस्पिरेशन के बारे में है। ठीक है, तो पहले हमने बोला कि रेस्पिरेशन क्या हुआ है। नंबर 1 हमने बोला ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। माने ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। वहीं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, प्रोसेस वो होती है जिसमें हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं ताकि सेल अपने सारे कामों को पूरा कर सके। फिर हमने कहा ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन लंग्स एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द नोज, माउथ एंड फेरिंग्स। ठीक है, ये प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम चाहिए होता है इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, लेकिन रेस्पिरेशन को पूरा करने के लिए एक पूरा ऑर्गन सिस्टम नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए, जो सबसे छोटी यूनिट है। फिर हमने बोला देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। यस, देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ हम कह रहे हैं कि एनर्जी का जो मेन सोर्स है एटीपी, वो इस प्रोसेस में जनरेट होता है। एटीपी क्या होता था, हमने पहले भी शेयर करा था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर हमने कहा कि ब्रीदिंग कहाँ होती है, आउटसाइड सेल होती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, राइट। क्योंकि ये किसके साथ होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ लेन देन चलता है। जब हम ये कहते हैं सेल के अंदर होती है तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। और अगर कोई चीज़ दो सेल्स के बीच में होगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, इंटर सेलुलर। इंटर बड़ा होता है, इंट्रा छोटा होता है। जब अपने ही अंदर काम होता है तो उसको इंट्रा बोलते हैं, और जब बाहर के लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती है तो उसको इंटर बोलते हैं। चलिए, ब्रीदिंग में किसी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो एक नहीं, पूरे एंजाइम्स की लाइन चाहिए होती है, किसके लिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ब्रीदिंग अकर्स थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग नोज और लंग्स। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, मतलब ये क्या है, छोटे से छोटे हिस्से में, पहले तो सेल ही छोटी सी चीज़ है और उसके भी अंदर एक पर्टिकुलर उसका ऑर्गेनल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और अगर इनकम्प्लीट की बात करें तो शुरू होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। तो जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है उनके पास सिर्फ क्या है, साइटोप्लाज्म तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद पहले मैंने आपको पिछली वाली में क्या बताया था, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताया था। अब मैं ये बता रही हूँ कि रेस्पिरेशन भी खुद दो तरह का होता है। रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन को यूज़ करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, माने वायवीय श्वसन, राइट, जिसमें वायु की ज़रूरत पड़ी। दूसरी तरफ अगर वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करता है तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, माने इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। और हिंदी में इसको क्या बोला, अवायवीय श्वसन। अ माने नहीं, वायवीय माने वायु की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। तो हमने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बिना और एनारोबिक ऑक्सीजन के बिना हो जाता है। इसके बाद इसमें कौन से वाले में, एरोबिक में, राइट। एरोबिक में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कच्चा माल है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, माने ऑक्सीकरण होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ठीक है, एटीपी, वो भी कितने, 36 इन एनिमल्स एंड 38 इन प्लांट्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मेरे से बोलोगे कि मैम नेक्स्ट स्लाइड जब आएगी वहाँ मैंने 38 लिख रखी हैं, यहाँ मैंने 36 लिख रखी हैं, तो ये क्या है, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि 36 इन एनिमल्स और 38 इन प्लांट्स। ऐसा वेरिएशन क्यों होता है, इसके लिए हम एक डिटेल प्रोसेस को पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। और ख़ास करके जिस लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हार्ड कोर बायोलॉजी का पोर्शन है,
तो यहाँ प्री के लिए तो हम इतनी ज़्यादा बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, बट मेंस के लिए हमें वो सब पढ़ना पड़ेगा। चलिए जी, अब देखते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट। एनर्जी इज रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी, देख लिया यार 36 एटीपी। इसमें तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, और कितने एटीपी बने, खाली 2 एटीपी बने हैं। फिर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की ज़रूरत होती है किसको, एरोबिक रेस्पिरेशन को। लेकिन जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है उन बेचारों के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही जो रेस्पिरेशन पूरा होता है वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, इनको कीमत चुकानी पड़ती है कि इनको इसके बदले में सिर्फ कितने एटीपी बना पाते हैं, ये 2 ही एटीपी बनते हैं। चलिए, अब बार बार मैंने आपसे बोला कि ये जो ग्लूकोज है, एग्जैक्टली इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोला ग्लूकोज कंबाइंड हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बनाया उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, राइट। रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, C6H12O6 + 6O2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 6CO2 और पानी। और देखिए एनर्जी हमने यहाँ ना लिखा के यहाँ दिखा दी है। ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसीलिए हमने इस प्रोसेस को क्या बोला था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला, राइट। ओवरऑल दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, बट अगर आप इसी प्रोसेस को डिटेल हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या इन डेप्थ जा कर के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनिशियली ये एनर्जी लेती है और बाद में ये एनर्जी रिलीज करती है। बट नेट गेन अगर निकालेंगे तो इसने जितनी एनर्जी यूज़ की है उसकी कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए इसको ओवरऑल क्या नाम दिया गया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ना दे करके एंडोथर्मिक प्रोसेस ना दे करके एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिया गया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ये। ग्लूकोज कच्चा माल था, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 6। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप में जो टूटता है वो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल देता है। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है रेस्पिरेशन का, पायरुवेट। कितने कार्बन का है ये, 3 कार्बन का। तो हमें कितने पायरुवेट मिलेंगे, 2 पायरुवेट मिलेंगे। अब ये देखिए पायरुवेट की किस्मत में क्या लिखा है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से पहले की प्रोसेस हर बच्चे में सेम होती है, लेकिन वो किस घर में जन्म ले रहा है आगे की कंडीशन इस बात पे डिपेंड करती है। तो अगर वो टाटा बिरला अंबानी जी के घर में जन्म ले रहा है तो उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से होती है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर में अगर जन्म ले रहा है तो एवरेज होती है, ठीक है। और अगर किसी गरीब घर में पैदा होता है तो बेचारे को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और उसके पास एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो देखिए सबसे पहला हमने कौन से को डिस्कस करना पसंद करेंगे, आप गरीब या अमीर। चलिएगा अमीर वाले को पहले लेके चलते हैं। तो अमीर से मतलब है यहाँ पर कि किसके पास ऑक्सीजन है। तो ये पायरुवेट अगर उस सेल में प्रोड्यूस हुआ है जिसके पास ऑक्सीजन यूज होता है, माने उसके पास कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकती है। तो बाय प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी के नाम पे क्या बनेंगे, 36 या 38 एटीपी, 36 और 38 एटीपी। एनिमल्स में 36, प्लांट्स में 38। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे लोग, ठीक है, जो बहुत गरीब नहीं है लेकिन कभी कभी किन्हीं हालातों के चलते, जैसे अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ा तो प्रोडक्ट चेंज हो गया, राइट, सीधी सी बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हमारे पास उतनी ऑक्सीजन नहीं होती है। तो हम उस टाइम पे कैसे होते हैं, ऑक्सीजन डिफिशिएंट, राइट। हमारे पास ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को ये परेशानी फेस करनी पड़ती है कि हमेशा हमारे पास क्या होता है, चीज़ें जितनी हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग कम पड़ जाती हैं, ठीक है। या हम पैसे जितने लेके चलते हैं किसी काम को करने के लिए, पैसे उसके अकॉर्डिंग कम पड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पैसे कम पड़ गए तो एडजस्टमेंट के तौर पे जो हम लेने गए थे उसकी जगह कुछ और लेंगे। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सबस्ट्रेट एंटर करता तो 36 से 38 एटीपी बनाता, लेकिन अभी हमारे पास उतनी ऑक्सीजन नहीं है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर पाएँ। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी में यही पायरुवेट 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। एज सच पायरुवेट कन्वर्ट हो गया किसमें, लैक्टिक एसिड में, और उसने एनर्जी प्रोड्यूस की। हालांकि एनर्जी इस बार भी कितनी है, एडजस्टमेंट है तो कमी होगी, और वो एनर्जी है
2 ATP मॉलिक्यूल्स ओनली। एक ग्लूकोज बराबर 2 ATP इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक ग्लूकोज बराबर 36 से 38 ATP इन केस ऑफ कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरी कंडीशन हमने बोला कि जब हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते या उनके पास में ऑक्सीजन को यूज करने वाले बॉडी पार्ट्स नहीं है। ऐसा होता है, ईस्ट के अंदर होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं बहुत सारे, उनके अंदर होता है। और वो लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड तो कॉमन है, एनर्जी बनाने के लिए काम किया तो एनर्जी बनेगी, हालांकि इस एनर्जी की क्वांटिटी कितनी है, कमी है, और वो भी 2 ATP है। बट दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है, पानी की जगह क्या बना, इथेनॉल, राइट। तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, उसे हम एक अलग से नाम दे देते हैं और उस नाम को कहते हैं हम फर्मेंटेशन। किस नाम से जानी जाती है वो प्रोसेस, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है ये, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, गॉट इट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं किण्वन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किण्वन। माने जब श्वसन कोई करता है जीव एनर्जी प्रोडक्शन के उद्देश्य से, तो उसे एनर्जी तो प्रोड्यूस हो पाती है, एनर्जी तो वो प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन ऐसे श्वसन को करने के लिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और बिना ऑक्सीजन के ये श्वसन करता है, तो ऐसा श्वसन क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है या फिर फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये रेस्पिरेशन का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। अभी हमने बहुत सरफेस से रेस्पिरेशन को पढ़ा है। अगर हम रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ने लग जाते हैं तो इतनी रिएक्शंस आती हैं हमारे सामने कि वो हम नहीं समझ सकते, और आप लोगों को उस लेवल तक में जाना भी नहीं है। आपके पास सरफेस की नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर हमने बात करी कि ये जो रेस्पिरेशन थी एग्जैक्टली कितने स्टेप्स में पूरी होती है। तो अगर कंप्लीट कंबस्शन की बात करें तो उसका पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ये सब में होता है, कंप्लीट में भी और इनकम्प्लीट में भी। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल, जो सिर्फ उनमें होगा जो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, राइट। कंप्लीट करते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। जब कंप्लीट कंबस्शन हो गया तो हमें कितने कितने एटीपी मिले, 36 या 38, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ग्लाइकोलिसिस हर ऑर्गेनिज्म में होती है, क्योंकि हर किसी के पास कुछ हो ना हो, हमारी सेल वाले चैप्टर को अगर आप ध्यान करेंगे तो हमने कहा था कि हर किसी सेल के पास में एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है। तो क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ कंप्लीट होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ग्लाइकोलिसिस कहाँ कंप्लीट होती है, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जीव चाहे कैसा भी सही, एरोबिक सही एनारोबिक सही, ये प्रोसेस सब में होती है। इस प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट में जो बनता है हमारे सामने, ग्लूकोज के बाद बनता है पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज बराबर कितने पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड। ग्लूकोज बराबर 6 कार्बन का कंपाउंड, पायरुविक एसिड बराबर 3 कार्बन का कंपाउंड। तो मुझे कितने, 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट्स मिले। अगर इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया जैसा पार्ट मिल गया तो वो क्रेब्स साइकिल करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करेगा और 36 या 38 एटीपी बना देगा। लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो मेरे पास में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगा या फिर इथेनॉल बनाएगा। लैक्टिक एसिड तब बनाता है जब ऑक्सीजन डिफिशिएंट होती है, ज़रूरत से कम होती है। ऐसा कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कोई मस्कुलर वर्क ज़्यादा कर लेते हैं, तो उस टाइम पे मसल्स लैक्टिक एसिड बनाती हैं, और एक्सेस लैक्टिक एसिड डिपोजिशन से मसल्स में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। तो जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनमें लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसा खाते पीते हैं, घर में बहुत सारे फर्मेंटेड फूड हैं जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। ईस्ट इसमें यूज़ होता है, इस प्रोसेस में ईस्ट यूज़ होता है, या फिर ईस्ट इस प्रोसेस को करता है। तो ईस्ट क्या करता है, जो ग्लूकोज आपने लिया उस ग्लूकोज को फर्मेंट करके क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बाय प्रोडक्ट देता है, राइट। तो अब हमने कहा कि ये
एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह की रेस्पिरेशन हुई, राइट। फर्मेंटेशन तो है ही, ठीक है। फर्मेंटेशन कैसी प्रोसेस है? एनएरोबिक प्रोसेस है। और ये जो 36 से 38 एटीपी वाली प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, ठीक है। यहाँ पर जो पायरुविक एसिड से बिना ऑक्सीजन की तरफ गए तो ये कौन सी प्रोसेस है? एनएरोबिक। और 36 to 38 एटीपी में जब आपने एंटर किया देन द प्रोसेस इज एरोबिक। कलर के बेसिस पे आप इसमें देख सकते हैं, दिस पीच pinkish color is anaerobic, this green color is again anaerobic, and the whole white color is aerobic respiration, right? तो there is no mean of confusion। चले हम आगे, चलिए चलते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, ऐसा क्या होता है जो वो एटीपी बनाता है। तो याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन थी वो बहुत ज़्यादा फोल्ड हुई थी और उसके पास क्या थे? गोल गोल बल्ब जैसे स्ट्रक्चर हुआ करते थे, जिसको हम क्या कहते थे? एटीपी सिंथेज कहते हैं। ये एटीपी सिंथेज का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये मेम्ब्रेन में फंसा हुआ रहता है। एटीपी सिंथेज क्या करता है? एडीपी और फॉस्फेट को अपने अंदर जोड़ता है और फिर क्या बना देता है? एटीपी बना देता है। एटीपी का बनना इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा होता है? बनना इज एंडो, बट टूटना इज एक्सो। टूटना कैसी प्रोसेस होती है? एक्सो। जब एटीपी टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। देखिए नीचे वाला डायग्राम देखिए, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब एडिनोसिन में 3 फॉस्फेट होते हैं तो ये बनता है एटीपी, राइट। एटीपी बना तो एनर्जी यूज हुई, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी एनर्जी को यूज करके एडीपी क्या करता है? फॉस्फेट को अपने साथ जोड़ता है और एटीपी बना देता है। और कौन इस काम को पूरा करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट पार्टिकल्स करते हैं, जिनको हम एटीपी सिंथेज के नाम से जानते हैं। यही एटीपी जरूरत पड़ने पर टूटता है और एक फॉस्फेट यहाँ से अलग हो जाता है। जैसे ही फॉस्फेट अलग होता है तो बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी से कोशिका को अपने सारे कामों को करने में सहायता देती है। तो मैंने बोला था एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिस पीआई स्टैंड्स फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर मार्क करने वाला नाम है, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में है कि रेस्पिरेशन इज इक्वल टू एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वहीं पर हमने जल्दी जल्दी में क्या करा? एटीपी बनना क्या कर दिया? एक्सोथर्मिक। अरे भाई एटीपी बनना एक्सोथर्मिक नहीं है, एटीपी का टूटना एक्सोथर्मिक है। एटीपी जब खर्च करते हैं ना, जब पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी मिलती है। जब पैसे कमाते हैं ना तो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, राइट। ये एटीपी नाम के पैसे कमाने के लिए भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। जब इसमें से एक फॉस्फेट टूट गया तो वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। अब ये लाइन मैंने आपको इसलिए दी है कि वो कितने अमाउंट एनर्जी का रिलीज करता है। तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से हमें 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। मैंने 3 अलग अलग डायग्राम्स यहाँ पर आपको समझाने के लिए दिए हैं। ये पार्ट ये वाला ये बताता है कि एटीपी कहाँ बनता है। फिर यहाँ से हम कह रहे हैं कि एटीपी का स्ट्रक्चर क्या होता है और एटीपी जब टूटता है तो आपको एनर्जी रिलीज होती है। ये डायग्राम एक साइकिल बता रहा है कि पहली बात सेल की जो रेस्पिरेशन से एनर्जी मिली, उस एनर्जी को कंबाइन करके क्या हुआ? एडीपी और फॉस्फेट जुड़े और क्या बनाया उन्होंने? एटीपी बनाया, राइट। इसके बाद जब ये एटीपी बना है तो ये किसमें, इसके पास क्या क्या है? एटीपी और पानी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी को यूज़ करने की, ठीक है, एनर्जी चाहिए होगी तो इस एटीपी का फर्दर ब्रेकडाउन होगा किसमें? एडीपी और फॉस्फेट में। और जैसे ही ये एक फॉस्फेट को रिलीज़ करेगा खूब सारी एनर्जी भी रिलीज़ करेगा। चलिए दोस्तों, मैं मान के चलूँ इस चीज़ के लिए कि आपको कुछ समझ आया है, नहीं आया, या आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आऊँ। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। आप बेल आइकन दबाते रहिए, ज़रूर दबाइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि आप अगर सच में तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर कोई इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कंपटीशन को सीरियसली क्रैक करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स लेकर के सॉल्व करने पड़ेंगे जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्रैक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए आते हैं हम क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चन आंसर वाले राउंड पे। तो क्वेश्चन आंसर वाला राउंड जब है तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है। देखिए रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक तो सारी ही हैं, ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही हैं वो सब मेटाबॉलिक है। कैटाबॉलिक टूटने वाली, बिल्कुल रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल क्या होता है, छोड़ जाता है, टूटता है, किसमें, छोटे छोटे में, तो कैटाबॉलिक इसका सही आंसर है। फिर मैंने कहा एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस कहाँ, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। देखिए रेस्पिरेशन में इन दोनों का तो कहीं नाम ही नहीं है, ठीक है, नाम था साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया का। तो साइटोप्लाज्म ही वो जगह है जहाँ पर बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है, इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होकर के ग्लूकोज से पायरुवेट तो बनता ही बनता है, राइट। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज साइटोप्लाज्म। एटीपी का बनना इज इक्वल टू कैसी प्रोसेस, बिल्कुल पहले वाला ऑप्शन इज करेक्ट, एंडोथर्मिक, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर, क्या क्या मिला आपको, एरोबिक नॉट एनारोबिक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एनारोबिक को जल्दी जल्दी में हम क्या पढ़ लेते हैं, एरोबिक, या एरोबिक को जल्दी जल्दी में हम क्या पढ़ लेते हैं, एनारोबिक। तो देखिए यहाँ पर आया हमारे सामने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेनॉल, राइट। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि रेस्पिरेशन कैसा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। चलिए दोस्तों फटाफट से, देर मत करिएगा, वीडियो देखते ही, वीडियो पसंद आई है आपको, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और दोस्तों कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप जल्दी से जो भी कोई क्वेरी हो वो फटाफट अपने कमेंट्स लिख करके भेजिए, ताकि मैं आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस और आपके डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूं। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और फटाफट हमारा ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करिए। अगर आप हमसे जुड़ने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, जल्दी से आकर के हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारी क्विजेस सॉल्व करना चाहते हैं, आजकल एक नया क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है जो आपने देखा होगा वीडियोस के टाइम पे आता है कि केमिकल्स की क्वांटिटी जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, राइट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में केमिकल्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, स्पेशली कब नहीं होते हैं बाहर के केमिकल, जब लगातार उनको हम यूज़ करते चले जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए क्या हो जाते हैं, रेजिस्ट हो जाते हैं। क्विज़ में आकर के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमसे जुड़िए, हमसे बातचीत करिए। और बातचीत करने के लिए आप क्या करेंगे, आप हमसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल दे सकते हैं, सिंपल कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ आपसे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, इसी टॉपिक का एक्सटेंशन जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन बार बार बात कर रही है, ये ऑक्सीजन कैसे आती है और जो वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड बना ये कैसे रिलीज होता है, एंड द प्रोसेस इज ब्रीदिंग। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, धन्यवाद।